हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है? सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में धन का प्रभाव कैसा है। धन आता है, कहीं से आता है, फिर जाता है, फिर वापस वहीं आता है, फिर वापस जाता है, यानी उस धन का चक्र एक प्रभाव रहता है और इसी को हम फ्लो कहते हैं। इसमें मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा। नंबर 1 के 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं। 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो में 2 होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं? इसमें हाउस होल्ड होते हैं, फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट होते हैं। 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो में क्या होता है? इसमें एक और बढ़ जाता है, फर्म, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्रीज। आज हम केवल 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो पढ़ने जा रहे हैं। 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो में हाउस होल्ड है और फर्म्स है। हाउस होल्ड कौन होते हैं? इनको हम कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ये उपभोक्ता हैं। फर्म्स कौन होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं। ये उपभोक्ता हैं, ये उत्पादक हैं। अब हम ये देखते हैं, मैं आपको एक टर्म्स और बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन का मतलब है उपभोग करना। हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं और उसकी यूटिलिटी हम गेन कर लेते हैं, तो वो उपभोग कहलाता है। यानी हमारी कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं और उसके उपयोग से हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो ये कंजप्शन ऑफ गुड्स कहलाता है। यदि ये आवश्यकता हमारी नहीं होती है तो ये कंजप्शन ऑफ गुड नहीं कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चाय पीना चाहता है, दूध पी रहा है, उसको दूध पीने की इच्छा, एक गिलास दूध लिया और वो पी रहा है। उसने एक गिलास दूध पिया और उसकी दूध पीने की इच्छा समाप्त हो गई, तो हम कहेंगे कंजप्शन ऑफ मिल्क है। लेकिन एक गिलास दूध लिया और वो दूध किसी कारण से वो नहीं पी पाया, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो, कोई और पी गया या कोई गिर गया या वेस्ट हो गया, तो ये कंजप्शन नहीं कहलाएगा, वेस्टेज ऑफ गुड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम कंजप्शन को एक अवधारणा लेकर चलते हैं। कंजप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ आवर दिस टॉपिक। हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड जिसको हम गृहस्थी भी कह सकते हैं, कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, उपभोक्ता भी कह सकते हैं। इसके 2 पक्ष हैं। जैसे कि सिक्के के 2 पक्ष हैं, तब वो सिक्का कहलाता है। इसके भी 2 पक्ष हैं। एक तरफ ये उपभोग करता है, यानी उपभोग के लिए पैसा खर्च करता है, फिर उपभोग करता है। दूसरी तरफ ये पैसा कमाता है। किससे कमाता है? क्योंकि ये उपभोग के साधनों का मालिक भी है, ये उपभोग करता भी है और अपने साधनों का स्वामी भी है। तो हाउस होल्ड एक्चुअल में ऑनर ऑफ द फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 है। देर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 इज लैंड एंड बिल्डिंग, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 मैनेजमेंट एंड नंबर 5 एंटरप्रेन्योर। ये इसके मालिक है। लैंड से इसे रेंट या रेवेन्यू मिलता है, लेबर से वेजेज मिलती है, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है, मैनेजमेंट से सैलरी या अदर इनकम जिसको कहते हैं इनकम होती है, और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट और लॉस मिलता है। ये इसके इनकम ऑफ सोर्स है हाउस होल्ड के। हाउस होल्ड इसमें हम इस साइड है और फर्म इस साइड है। फर्म गुड्स का प्रोडक्शन करती है, इसके लिए अपनी फर्म स्थापित करती है, फैक्ट्री लगाती है, इंडस्ट्री लगाती है और मशीनें लगाती हैं या कुटीर उद्योग धंधे जैसा भी वो चाहे उससे करती है। इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर एक
प्रोडक्टिव फैक्टर हैं, ये आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। प्रोडक्टिव फैक्टर्स में जो होते हैं ये 5 हैं, देयर आर 5 है। इनको इनपुट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन में लगते हैं। ये हाउस होल्ड अपने इन प्रोडक्टिव फैक्टर्स को लेकर फर्म को बेचते हैं और फर्म खरीदने के लिए इस मार्केट में आती है। दिस इज़ द मार्केट ऑफ फैक्टर्स। ये मार्केट है, फैक्टर्स का मार्केट है, जहाँ पर ये आती हैं और बेचती है, और ये फैक्टर्स जो है ये चला जाता है, इनके पास चला जाता है। फैक्टर्स इनके पास गए, ये फैक्टर्स हुई। इसके बदले ये पेमेंट करती है, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। ये पेमेंट्स ऑफ फैक्टर जो इसकी इनकम बनती है, इनकम ऑफ हाउस होल्ड, ये इसकी इनकम बनती है। इस प्रकार से ये अपने फैक्टर से इनकम प्राप्त करती है, क्योंकि फैक्टर्स फर्म ले लेती है और उसके बदले पेमेंट देती है। इधर से ये फर्म प्रोडक्शन करती है और अपने आउटपुट को लेकर ये यहाँ आती है, इस जगह आती है। गुड्स एंड सर्विसेज इनको लेकर यहाँ आती है और आकर के ये इनको बेच देती है, यानी ये खरीदते हैं और ये इनको बेचती है। ये गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बदले ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए यहाँ आते हैं और पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये पेमेंट इनके पास आ जाता है। इस तरह से हाउस होल्ड अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती हैं, जिसके बदले पैसा देते हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आया? रिसोर्स दिया फर्म को, पैसा आ गया। फर्म ने इन रिसोर्स से प्रोडक्शन किया, मार्केट में बेचा, इन्होंने खरीद लिया, इनसे पैसा यहाँ आ गया। ये पैसा का आना जाना बना रहता है। इस तरह से वन साइड इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड साइड इज फर्म्स। फर्म प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउस होल्ड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हम आते हैं, अब सवाल ये आता है कि किसी देश में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का स्तर छोटा है, लो है, इंडस्ट्री छोटी हैं, प्रोडक्शन सेंटर छोटे हैं, इनको बड़ा कैसे करें? बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। ये पूंजी कहाँ से आए? एक व्यक्ति के पास पूंजी नहीं होता है। इसलिए पूंजी का निर्माण करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ फर्म्स एस्टेब्लिश होती है, जिनको हम कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। ये कैपिटल मार्केट जो है, ये बैंक भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कॉरपोरेशन भी हो सकते हैं, इस तरह के होते हैं। ये कैपिटल मार्केट हाउस होल्ड्स को मोटिवेट करते हैं कि वो बचत करें, और बचत को कैपिटल मार्केट में सेविंग के रूप में जमा कराएं। ये सेविंग करती हैं। इनकी जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स को इनको दें। तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करके अपने इस कैपिटल मार्केट को देंगे। कैपिटल मार्केट में छोटी छोटी सेविंग्स एक बड़ा कैपिटल के रूप में रूप ले लेंगे। ये कैपिटल मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये इस पैसे को अपने पास नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि इस पैसे के बदले हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। इसलिए ये फर्म को उधार देती हैं।
फार्म इनसे उधार लेता है, सुविधा होती, कम सुविधा में कम ब्याज में फर्म को ये पैसा मिल जाता है, और ये फर्म लेकर इसका इन्वेस्टमेंट के लिए लेती है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये पैसा लेती है और इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े प्रोडक्शन सेंटर खुल जाते हैं, जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, देश में जीडीपी बढ़ती है, देश में नेशनल इनकम बढ़ती है, और देश में स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन भी बढ़ता है। तो हम ये देखते हैं कि ये कैपिटल मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द सर्कुलर फ्लो। तो हम इस कैपिटल मार्केट की इम्पोर्टेंस इस रूप में देखते हैं। नेक्स्ट कम आता है हमारे पास कि इस देश में ये स्थिति चल रही है, इसको फ्लो कहते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है कई बार, तो क्या करें? या चलता हुआ ये फ्लो घट जाता है, तो कैसे घट जाता है, ये प्रश्न आता है। हम यहीं आपको बताएं, क्योंकि आगे के हम 3 सेक्टर और 4 सेक्टर जब सर्कुलर फ्लो पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आएंगी। ये हमारा फ्लो कम होने का एक कारण है, वह है लीकेज, और बढ़ने का काम है इंजेक्शंस। लीकेज क्या होता है? जब देश में जो पैसा इस फ्लो में लगा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे इस फ्लो में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लगे हैं, 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए मान लिया हम। इस 100 करोड़ में ये प्रोडक्शन हो रहा है, हाउस होल्ड्स के पास पैसा आ रहा है, फिर फर्म के पास जाता है, फिर आता है, फिर इस 100 करोड़ में से मान लीजिए हाउस होल्ड्स अपनी आय में से कुछ पैसा बचाती है। अब पैसे बचाने के 2 उद्देश्य हैं। पैसा बचाकर आपने कैपिटल मार्केट में लगा दिया तो हमारे फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा फ्लो बराबर रहेगा, फ्लो को पर कोई भी न कमी होगी न अधिकता होगी। लेकिन इस बचत को आपने अपने घर में रख लिया, और ये दिस सेविंग इज नॉट टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। इस पैसे से आप कोई वस्तु और सेवा नहीं खरीदते, आपने बॉक्स में बंद कर दिया, आपने तिजोरी में रख दिया, आपने छुपा के रख दिया, आपने मार्केट में नहीं आने दिया, तो ये लीकेज हो जाएगा। और इसमें से मान लीजिए हमारे हाउस होल्ड 10 करोड़ रुपए की ये कर जाते हैं, 10 करोड़ रुपए, तो यहाँ हमारा जो फ्लो है 100 माइनस 10 इजकल टू 950 करोड़ रह जाएगा। ये लीकेज हो गया, स्टैंडर्ड गिर जाएगा फ्लो का। इसके अलावा कई बार टैक्स चुका देते, इससे भी हमारा फ्लो कम हो जाता है। या हम विदेशों से कोई चीज़ खरीद लेते हैं, मंगवा लेते हैं, हमको विदेशों को पैसा देना पड़ता है, उससे भी हमारा लीकेज होता है। तो लीकेज के मुख्य 3 कॉजेज हैं, 3 कारण हैं। सेविंग्स नॉट टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस which are paid to government, and import from foreign countries। यदि ये देश में है, ये देश का स्तर है, तो हम इस टैक्सेस के तो हो सकता है हमारे प्रोग्रेस ही होते हैं, क्योंकि सरकार जब हम 3 सेक्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ वो टैक्सेस हमको, जनता को, कंज्यूमर को मिलते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन 2 फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर कंट्री। हाँ, इसलिए एक देशवासी को समझना चाहिए कि इंपोर्ट कम से कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। और सेविंग्स कर रहा है तो घर में करेंसी को, पैसे को नहीं रखें, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय क्षति होती है। छुपा के रखना, इकट्ठा पैसा रखना, ये हमारे लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं है, उत्पादन केंद्रों के लिए नहीं है, और राष्ट्र के लिए नहीं है। इसलिए पैसे का प्रभाव होते रहना चाहिए। पैसा मार्केट में आ रहे, पैसे को हम कभी नहीं रखें, पैसा आया और जाए, ये है हमारा इसमें लीकेज। दूसरा होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब इंक्रीज द प्रोडक्शन। हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन? वी यूज़ द इंजेक्शन मेथड। तो इंजेक्शन क्या है
कि मान लीजिए हमारे पास 100 करोड़ की यहाँ पूंजी लगी हुई है और 100 करोड़ से हमारा फ्लो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन सेंटर और बड़े हों। हर उत्पादक चाहता है, हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरा सेंटर और बड़ा हो, मैं ज़्यादा उत्पादित करूं। तो इसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा, उसकी कैपेसिटी इतनी हो यहीं से, तो बाहर से पैसा लाएगा। बाहर से पैसा ला करके, क्योंकि ये पैसा जो है ये तो हाउस होल्ड्स का है, कैपिटल मार्केट में वो तो मिल रहा है उसको, लेकिन इससे ज़्यादा वो पैसा लाए, कहीं से लोन ले और किसी तरीके से पैसा लाए और ला करके अपनी फर्म में लगाता है, तो वो फर्म ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा आउटपुट होता है, उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसको कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में 3 बातें हैं कि जो वो इंडस्ट्री लगा रहा है वो नई नई मशीनें लाए, नए अच्छा माल लाए, क्वालिटी का माल लाए, अच्छे स्किल्ड लेबर यूज़ करें, अच्छे स्किल्ड प्रोडक्टिव मैनेजर्स यूज़ करें। इस तरह से वो अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्शन पर करे। यदि उसका इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्शन है तो ये इसका इंजेक्शन कहलाएगा। तीसरा है गवर्नमेंट परचेजिंग। यदि इस प्रोडक्शन सेंटर से गवर्नमेंट परचेज कर रही है, सामान खरीद रही है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रही है, तो निश्चित मान के चलिए, ये निश्चित होता है कि ये हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि पैसा आता है। तीसरा है एक्सपोर्ट। यदि हमारा उत्पादित माल देश के साथ साथ विदेशों को भी जा रहा है तो इससे भी ये फ्लो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो हम कहते हैं लीकेज के 3 कॉजेज हैं: सेविंग नॉट टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेज एंड इम्पोर्ट। इधर हम देखते हैं इंजेक्शन के 3 फैक्टर हैं: इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्शन, गवर्नमेंट परचेजिंग एंड एक्सपोर्ट। ये 3 बात। इस तरह से हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये हमें 4 चीज़ों पर निर्भर होती है। नंबर 1 कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हम उपभोग पर कितना व्यय करते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू सकल उत्पाद। फैक्टर पेमेंट्स, हम संसाधनों पर कितना खर्च कर रहे हैं। और नेशनल इनकम, हमारी राष्ट्रीय आय क्या है। ये सारी चीज़ें हमें टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो बताती है। मैं समझता हूँ कि जब हमारे 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो समझ में आ गया तो 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।